जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण। आप हिंदी व्याकरण पढ़ते ही हैं। आपको मैंने बताया हिंदी व्याकरण में पदबंध, रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, मुहावरे और समास, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे आते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। बहुत ऐसी जगह होते हैं जहां हम पदबंध को नहीं समझ पाते हैं और पदबंध में गलतियां कर बैठते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पदबंध लेकर के आया हूं, कैसे पदबंध की परिभाषा और उसके भेद को कैसे समझते हैं, एक एक करके मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए बताऊंगा कि आप पदबंध की परिभाषा, एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रश्न कभी कभी परिभाषा से पूछ लेते हैं, क्योंकि बिना परिभाषा को जाने हम किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें परिभाषा जाननी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पदबंध होता क्या है। देखिएगा, सबसे पहले पदबंध क्या होता है। पदबंध होता है पदों को बांधने की एक प्रक्रिया होती है। व्याकरण में बहुत 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं ये। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या होती है। जब किसी वाक्य में एक या एक से अधिक पद, यहां पे 2 या 2 से अधिक पद कर दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। देखिएगा, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद, यहां पे 2 या 2 से अधिक पद लिख दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पद मिल करके आपस में एक व्याकरणिक इकाई के रूप में बंधे होते हैं, विशिष्ट अर्थ तो देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। ये आपको पदबंध की परिभाषा हो गई। पदबंध की परिभाषा अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। अब इसके प्रकार जो होते हैं वो देखिएगा, पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। तो पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा होता है आपका सर्वनाम पदबंध, तीसरा आपका विशेषण पदबंध, चौथा आपका क्रिया पदबंध और 5वां जो होता है वो क्रिया विशेषण पदबंध होता है। इसी को हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण को ही हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि पदबंध किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आप लिखिएगा कि जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। और पदबंध के 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इसको अव्यय पदबंध भी कहते हैं। तो यह याद रखिएगा। आगे देखिए संज्ञा पदबंध, सबसे जरूरी है कि ये संज्ञा पदबंध देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं इससे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5 उदाहरण के द्वारा ही आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट में ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा पदबंध बता दूं कि संज्ञा पदबंध होता क्या है। तो देखिए, जब किसी वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा का कार्य करे, जब किसी वाक्य में, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, जब किसी वाक्य में कोई पद समूह, देखिएगा लिखा है, जब किसी वाक्य में कोई पद समूह संज्ञा का काम दे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। ये अगर आपको ये परिभाषा याद हो गई ना, तो आप बाकी की परिभाषा भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण में इसने लिखा है कि भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक महान होते हैं। तो आप देखिएगा, यहां से अंडरलाइन किया गया है भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक, क्योंकि ये सैनिक जो है ये संज्ञा हो गया और पूरा जो पद है मिलकर के संज्ञा का काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर संज्ञा पदबंध हो जाता है। फिर से देख लीजिएगा, भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक महान होते हैं। तो भारतीय सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक, पूरा एक ये जो पूरा वाक्य, ये जो पूरा पद है ना, ये मिलकर के संज्ञा का काम दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर संज्ञा पदबंध हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसी में दूसरा उदाहरण देखिएगा, लिखा है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। आपको भी पता है। तो यहां पे देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ, ये पूरा पद मिलकर के संज्ञा का काम कर रहा है। क्योंकि राजा दशरथ जो हैं ये अयोध्या के राजा हैं, पूरा पद मिलकर के संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यहां पे संज्ञा पदबंध हो जाता है। ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को लेकर के मैं आया हूं। फिर देखिएगा, कल बाजार में तमाशा देखने वालों की भीड़ थी। तो यहाँ पे भीड़ आप जानते हैं समूहवाचक है, तो ये संज्ञा का एक भेद होता है। तो कल बाजार में तमाशा देखने वालों की भीड़ थी, इसमें यहाँ पे जो संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है। अब देखिए, अंग्रेजों का शत्रु था कौन? देशभक्त एवं जाबाज वजीर अली अंग्रेजों का शत्रु था। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, संज्ञा पदबंध, चूंकि वजीर अली जो है वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो
वो क्या है, देशभक्त एवं जाबाज वजीर अली, पूरा उसकी विशेषता भी उसी के अंदर समाहित है। तो ये वजीर अली की बात कर रहा है, इसलिए पे क्या हो, यहाँ पे होगा आपका संज्ञा पदबंध। अगर ये वजीर अली तक अंडरलाइन नहीं रहता, केवल जाबाज और एवं देशभक्त होता, तो ये विशेषण हो जाता। चूंकि हमें अंडरलाइन, हमको संज्ञा पदबंध छांटना है, तो हमने क्या करें, देशभक्त एवं जाबाज वजीर अली। ठीक है, आगे देखिएगा, दो और उदाहरण देखिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला है, सफेद साड़ी पहनी हुई महिला घर में घुस गई। तो आपने देखा कि यहाँ पे सफेद साड़ी पहनी हुई महिला, ये पूरे महिला जो है उसकी पूरे क्वालिटी बता रहा है ये पूरा। तो ये महिला कैसी है, सफेद साड़ी पहनी हुई महिला है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो गया महिला तक। और काम करने वाले मजदूर आज बीमार है, तो मजदूर है, ये काम करने वाला मजदूर, पूरा वाक्य पूरा पद मिल करके संज्ञा का काम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पूरे संज्ञा का काम कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। चहचहा कौन है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, तो ये पूरा पद संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका संज्ञा पदबंध रहा। अब आपको दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध देखिएगा, सर्वनाम पदबंध की सबसे पहले परिभाषा, जब किसी वाक्य में पद समूह सर्वनाम का काम दे, जैसे आपने संज्ञा के बारे में भी पढ़ा कि जब संज्ञा का काम देता है तो वहां पे संज्ञा पदबंध हो जाता है। यहाँ पे पद समूह सर्वनाम का काम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाता है। उदाहरण के द्वारा देखिएगा इसको कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा होगा यह, वह, मैं, तुम, सब ये सर्वनाम होता है। तो देखिएगा, मंदिर के बाहर खड़ा वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखिए, मंदिर के बाहर खड़ा वह सर्वनाम है, और यहीं तक हमको अंडरलाइन कर लेना है, हमको सर्वनाम मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम पदबंध हो गया। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में कुछ सफल हो गए, तो यहाँ पे कुछ आपको पता ही है सर्वनाम है, और सर्वनाम ये पूरा पद मिलकर के सर्वनाम का काम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम हो गया। तीसरा कुछ इसमें का है, हमेशा तेज चलने वाला वह, आपको अभी बताया कि यह, वह, मैं, तुम, आप, कुछ, सब क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो हमको यहाँ पे मिला मुझे सर्वनाम, तो हमने पूरे अंडरलाइन कर ली, वो पूरा मिल करके एक सर्वनाम का काम दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो गया। सिंह जैसे वीर तुम इन लोगों से भयभीत क्यों हो, तो सिंह जैसे वीर तुम, ये पूरा पद मिलकर के सर्वनाम का काम दे रहा है, क्योंकि हमको सर्वनाम यहाँ मिल गया सर्वनाम का, इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आपको परीक्षा में डरना नहीं है पदबंध दे करके, बस ध्यान देना है कि आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होती है और क्रिया विशेषण क्या होती है। आप कहीं गलतियां नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा खुश रहने वाले आप आज उदास क्यों हैं। तो आप भी जानते हैं सर्वनाम हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे सर्वनाम मिला, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, सर्वनाम पदबंध बन गया हमारा। विरोध करने वालों में से कोई नहीं बोला, यहाँ पे कोई भी क्या होता है, सर्वनाम है, तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो गया। तो आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, सर्वनाम पदबंध क्या होता है। अब मैं आपको लेकर के आया हूं आपके लिए विशेषण पदबंध। विशेषण ध्यान दीजिएगा, जो विशेषता बताता है ना संज्ञा और सर्वनाम की, उसी को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पदबंध की परिभाषा क्या होगी, जब कोई पद समूह वाक्य में विशेषण का कार्य करे, ध्यान दीजिएगा, विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के द्वारा देखिएगा, लाल रंग की बड़ी वाली कार आदित्य की है। तो यहाँ पे देखिए जो कार है ये संज्ञा हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये कार आपकी संज्ञा हो गई, और इसी संज्ञा की विशेषता क्या है कि लाल रंग की बड़ी वाली जो कार है वो कैसी है, ये पूरा जो वाक्यांश है ये आपका विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, पानी में डूबते हुए बच्चों को मैंने बचा लिया। बच्चे आपके क्या हो गए, संज्ञा हो गए, और संज्ञा की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है कि जो बच्चे थे वो क्या हो रहे थे, पानी में डूबते हुए थे, डूब रहे थे, इनको बचा लिया। तो बच्चे पानी में डूब रहे हैं, तो यहाँ पे ये संज्ञा का काम करता है और ये विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ विशेषण हो गया। यहां देखिए अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उस मंदिर के कोने में बैठा हुआ साधु बीमार है। तो जो साधु है ये संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो मंदिर के कोने में बैठा हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए शहर का सबसे ऊंचा मकान मिश्रा जी का है, जो मकान है उसकी विशेषता है कि वो क्या है, सबसे ऊंची है। ठीक है, तो इसमें मकान संज्ञा हो गया और ये विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ पे विशेषण पदबंध हो गया। अब देखिए तथारा वामीरो कथा से एक क्वेश्चन आया था, वामीरो की कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। तो आप बताएं कि वामीरो की कल्पना युवक कैसा था,
युवक की विशेषता है कि वह अद्भुत और साहसी था। तो ये यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आप आंसर भी कर सकते हो, बहुत डरने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम को देख करके। अब देखिए, राहुल बहुत दुर्जन, बेईमान और कामचोर युवक है। आपको अभी युवक शब्द बताया, युवक संज्ञा है, यहाँ पे ये संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है कि वह कैसा है, कामचोर है, बेईमान है और दुर्जन है। उसका नाम राहुल है। राहुल की विशेषता है ये कि वह युवक है, और कैसा युवक है, बेईमान है, दुर्जन है। आगे देखते हैं, क्रियापद बंध देखिएगा। क्रियापद बंध क्या होता है? क्रिया, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का काम करे तो क्रियापद बंध हो जाता है। देखिए, सीता क्या कर रही है, सो गई है। यहां पे पदबंध क्या बनेगा, सो गई है। सीता क्या कर रही है, पढ़ते पढ़ते सो गई है, तो यहां पे सोना क्या हो गया, यहां पे सोना पदबंध हो गया। अब देखिए, वह किताब ध्यान से पढ़ रहा है, तो पढ़ना इनकी क्रिया हो रही है। किताब को ध्यान से पढ़ रहे, यहाँ पे क्रिया पढ़ना हो गई। बड़े भैया कल दिल्ली चले गए, ये क्रिया हो गई, यहाँ पे क्रियापद बंद हो जाएगा। फिर आपके देखिए आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक पाठ समझा रहे हैं, तो समझा रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं। पाठ को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाना क्रिया हो गई। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, आप जानते हैं खेलते बहुत हैं आप लोग, तो खेल रहे थे, ये आपका हो गया क्रियापद बंध। उसने अपना कार्य समय पर पूरा कर लिया, ये क्या हो गया, ये आपका क्रिया, यही हो गया। आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा क्रिया विशेषण में आपको दिक्कत होती है, तो वो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, क्रिया की विशेषता बतानी, बस दिमाग में बैठाना कि जो विशेषता होगी वो क्रिया की होगी, तो आप पकड़ लोगे, नहीं तो ऐसे समझ नहीं पाते हैं लोग। देखिए, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, यहां देखिए क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे मेरा मित्र सबसे ऊपर वाले कमरे में रहता है, तो देखिए जो मेरा मित्र है वो सबसे ऊपर वाले कमरे में, ये ऊपर वाला जो है ना, ये क्रिया विशेषण है। कमरे की विशेषता है कि वो क्या है, ऊपर वाले कमरे में है, ये क्रिया की विशेषता है, रहता है ना। तो यहां पे देखिए ऊपर वाले कमरे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना क्रिया विशेषण को पढ़ा है ना, अव्यय में जब पढ़ाया गया तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपने पढ़ा होगा। यहां देखिएगा, रमेश धीरे धीरे चलता हुआ विद्यालय पहुंच गया, तो आपको बताया था ना कि धीरे धीरे चलता हुआ, ये चलना क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वो धीरे धीरे है, तो क्रिया की विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण हो गई। बड़ों के सामने जोर जोर से हंसना उचित नहीं है, तो जोर जोर से, ठीक है ना, बड़ों के सामने जोर जोर से, ये भी आपके क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गया। मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा, तेजी से दौड़ता हुआ, दौड़ना क्रिया हो गई, और उसकी विशेषता है कि वह तेजी से दौड़ रही है या दौड़ रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लग रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा घर पे भी, और आपको बता दो वाक्य रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण, यहां आप गलतियां कर बैठते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसको ध्यान से देखना बच्चों। देखिए, भावों या विचारों को जब हम सार्थक शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो वही वाक्य कहलाता है। जब हम अपने भावों या विचारों को क्या करते हैं, सार्थक शब्दों द्वारा प्रयोग करते हैं या पहुंचाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, वही वाक्य कहलाता है। देखिए, भावों या विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले जो सार्थक समूह होते हैं, शब्द समूह होते हैं, वाक्य कहलाते हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताया सरल वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, यहां देखिए रवि करता है और उसका एक ही क्रिया हो रही, पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है ना, पढ़ना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, किंतु, परंतु आदि, इसलिए शब्दों द्वारा एक दूसरे से समुच्चय बोधक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और मिश्रित वाक्य में एक प्रमुख उपवाक्य होता है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रमुख उपवाक्य होता है, बाकी सब उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। आपको क्लास में मैंने बताया था कि एक प्रमुख उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब निर्भर होते हैं। जैसे हम अभी जैसे आप लोग क्या है, अपने माता पिता पे निर्भर हैं, उसी को कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए उदाहरण के द्वारा देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण देख लीजिएगा, यहां पे देखना, सीता गा रही है तथा राधा नाच रही है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, या अथवा तथा आदि शब्दों से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग क्रियाएं हो रही है, नाचना एक गाना, 2 अलग क्रिया हो रही है, तो
क्या हो गया यहाँ पे संयुक्त वाक्य, क्योंकि नाम ही है संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। और मिश्र वाक्य में देखिए एक आश्रित होता है, जो ईमानदार होते हैं वे सफल। सफल कौन होता है? जो ईमानदार होते हैं, यानी सफलता किस पे निर्भर है? ईमानदारी पे। अगर आप ईमानदार नहीं है तो सफल नहीं होंगे। देखिए एक वाक्य दूसरा एक उस पे आश्रित उपवाक्य है, ठीक है, इसको देख लेना। आगे आगे देखिए, अब इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में उनको देख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, अविनाश बाबू के झंडा फहराते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मिश्र वाक्य में इसको बदलना था। देखिएगा ये जो वाक्य है अविनाश बाबू के झंडा फहराते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाना है? जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा फहराया वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको मैंने पढ़ाते समय बहुत बार बताया होगा कि कैसे आश्रित उपवाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही अविनाश बाबू ने झंडा फहराया वैसे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। दूसरा देखिए, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जो साहसी विद्यार्थी होते हैं वे उन्नति करते हैं। उन्नति किस पे निर्भर है? साहसी विद्यार्थियों पे, ठीक है। यहां पे भी आश्रित हो गया। जो कमाएगा वह खाएगा, इसको सरल वाक्य में बदलना है, तो कमाने वाला खाएगा। आपने बनाया भी होगा। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, ये कौन सा वाक्य है? तो आपने बताया सरल वाक्य है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, एग्जाम में पूछ देता है कि यह कौन सा वाक्य है, तो आपको बताना है ये सरल वाक्य है, ठीक है। आगे देखिए, उसे ज्ञान ही न हो सका कि कोई अजनबी शब्द निशब्द ताके जा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि वामीरों को जब ततारा एकटक देख रहा था उसी के बारे में लिखा गया है कि उसे ज्ञान ही ना हो सका कि कोई अजनबी निशब्द उसे ताके जा रहा है। ये कौन सा वाक्य है? तो आपने देखा मिश्र वाक्य है, ठीक है ना। यहां पे कौन सा वाक्य बनेगा? आपका मिश्र वाक्य बनेगा। आगे देखते हैं, अचानक वामीरो सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। आपको पता है और आ गया तो संयुक्त वाक्य बन गया, आराम से कर लेंगे। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो देखिएगा पराजित नहीं करती, यहां पे कामा लगा दिया गया, दो अलग अलग हैं, तो यहां पे संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं उनकी लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। ये बड़े भाई साहब में छोटे भाई की विशेषता है। इसको मिश्र वाक्य में जब बदलना होगा तो मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। अरे इसको सॉरी, ये संयुक्त वाक्य में बदलना था, सॉरी इसको संयुक्त वाक्य कर लीजिएगा, ये संयुक्त वाक्य में बदलना था। तो मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, इसको सरल वाक्य में कैसे बदलना है? तो सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, आपने पढ़ा होगा। और इसको मिश्र वाक्य में अगर बदलना होगा तो जैसे ही सूर्य निकला वैसे प्रकाश हो गया, ठीक है, आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई साहब तलवार खींचकर मुझ पर टूट पड़े, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो भाई साहब ने तलवार खींची और मुझ पर टूट पड़े, बन गया संयुक्त वाक्य। जापानियों द्वारा चाय पीने की विधि को चानो यू कहते हैं, आपने पढ़ा होगा झेन की देन पार्ट में। इसको मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट करना है? तो जापान में चाय पीने की जो विधि है उसे चानो यू कहते हैं। चानो यू किसे कहते हैं? जो जापान में चाय पीने की विधि है, ठीक है ना। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं, ये ततारा वामीरो कथा का है। ये कौन सा वाक्य है? तो आपको पता ही है, ये सरल वाक्य होगा, क्योंकि एक ही बार में ये सारे ये क्वेश्चन कही जा रही है। देखिएगा, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। यहाँ पे और शब्द आया है लेकिन समुच्चय बोधक के रूप में नहीं आया, जोड़ के जुड़ाव के रूप में नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य होता है। आगे देखिए, बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। ये आपको मिलेगा अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पार्ट में। तो उसको मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो लिखेंगे क्योंकि बंबई निवासी डर गए थे इसलिए अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा, आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे हरदम किताबें खोलकर अध्ययन करते रहते थे। भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, तो ये संयुक्त वाक्य में कैसे बनेगा? तो वे हरदम किताबें खोले रहते
और अध्ययन करते रहते। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान आया, इसको सरल वाक्य, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य का में है, तो इसको सरल वाक्य में कैसे बदलना है? मैं सफल होकर कक्षा में मैं सफल होकर कक्षा में प्रथम स्थान आया। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्यों के रूपांतरण से कुछ प्रश्न। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरे क्लास ले रहा हूं, मैं ऐसे प्रश्नों को बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत आपके लिए काम उपयोगी साबित होंगे। देखिएगा आप लोग एग्जाम जब देने जाएंगे तो। मुहावरे क्या होते हैं आपको पता ही है। मुहावरे ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी अपने मूल अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे वह चोर को देखते ही वह पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, तो हमने 9 2 11 शब्द को हटा करके उसके जगह पे क्या कर दिया? भाग गया। तो अपने मूल अर्थ को छोड़ता है, 9 2 11 छोड़ रहा है और भाग जाने में कन्वर्ट हो जा रहा है, बदल रहा है, रूढ़ हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना है आपको। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में पूछे या ना पूछे, मुहावरे की परिभाषा याद होनी ही चाहिए। नहीं तो बहुत लोग मुहावरे शब्द को जानते हैं लेकिन उसकी परिभाषा क्या होती है बता दोगे तो उनको पता ही नहीं है। आपको पढ़ना है। मुहावरे वे शब्दांश, वे वाक्यांश होते हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़ के दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अब कुछ मुहावरे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। अब मैं आपको बताते चलो, यहाँ पे देखिए कैसे कुछ मुहावरे मैं लेकर के आया हूं, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पढ़ना है इसको। मुहावरे से क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। कैसे? आपा खोना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अहंकार समाप्त होना। अंधियारा मिटाना यानी अज्ञानता दूर होना। लाज रखना, सम्मान की रक्षा करना। कहते हैं उसने मेरी लाज रख दी, यानी उसने मेरे सम्मान की रक्षा कर दी। धज्जे उड़ा देना, आपने पढ़ा होगा बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियां उड़ा दी गई थी, समाप्त कर देना। तो कविता पढ़े होंगे आपने। सांस थमना, मृत्यु आ जाना। मौत से गले मिलना, सहर्ष बलिदान होना। आपने कर चले हम फिदा कविता पढ़ी होगी। सिर पर कफन बांधना, ये उसी से है, बलिदान के लिए तैयार रहना। प्राण सूख जाना, अत्यधिक डर जाना। बड़े भाई साहब, हंसी खेल नहीं, यानी कोई साधारण काम नहीं है। आंखें फोड़ना, रात दिन एक करना या रात रात भर पढ़ना। लगती बातें कहना, सुक्ति बाण चलाना या चुभती बात कहना, चुभती बातें कहना। सुक्ति बाण चलाना वही उपदेश देना, देख लीजिएगा। सुक्ति बाण चलाना मतलब उपदेश देना। भाई साहब सुक्ति बाण चलाने में बहुत निपुण थे। साए से भागना, ये भी उसी में, लेखक साए से भागते थे, बहुत दूर रहना। प्राण निकलना, अत्यंत भयभीत होना। सिर फिरना, बुद्धि ठिकाने न रहना। अंधा चोट निशान, ये सब बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब ऐसा पाठ प्रेमचंद जी का लिखा हुआ ऐसी कहानी है वो, जिसमें आपको मुहावरे का प्रयोग बहुतायत मिलेंगे। तो देखिएगा, अंधा चोट निशान यानी अचानक कोई चीज मिलना, कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, वही चीज है। गिरा बांधना यानी गांठ बांधना। तंद्रा भंग होना, होश में आना। तंद्रा भंग हो जाता है वामीरो तारा में। सुध बुध खोना उसी से है, होश में न रहना। आगे देखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। देखिएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़ कब हो जाते हैं? असमंजस की स्थिति में जब हम पड़ जाते हैं, न पता ही नहीं चलता कि आगे जाएं या पीछे जाएं, तो इसी को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, यानी असमंजस की स्थिति होना। रंग दिखाना, असलियत सामने आना। बाट जो है ना, आप जानते हैं ततारा बाट जो होता था, इंतजार करना। और 2 से 4 बनाना। शैलेंद्र, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, उनमें यह गुण नहीं था 2 से 4 बनाने, यानी मुनाफा करने जैसा गुण नहीं था। आगे देखिए, मुहावरे से प्रश्न और देखिए, और कैसे बनते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी मुहावरे से बनते हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए करनी पड़ती है डैश करके दिन रात एक करनी पड़ती है। आपने पढ़ा भी होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया भी है। युद्ध में भारतीय वीरों को डैश डैश मंजूर होता है परंतु भागना नहीं। तो आप बता रहे हैं जान की बाजी लगाना मंजूर होता है लेकिन भागना नहीं। ये हम लोगों के सैनिकों की क्वालिटी है। दुर्घटना में पुत्री की मृत्यु की खबर सुनकर मोहन अपनी डैश 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 बैठा, सुध-बुध खो बैठा। ठीक है ना, ये कर लेना। वजीर अली कर्नल की, अब देखिए डैश भाग गया, आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, आंखों में धूल झोंकता, यहां पे मुहावरा होगा। आगे देखिए मुहावरे। अब देखिए, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संघर्ष करना। लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। आड़े हाथों लेना, कड़ी फटकार लगाना। आवाज उठाना, विद्रोह करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। पगड़ी उछालना, किसी को अपमानित करना या बेइज्जती करना।
जहर लगना, बुरा लगना, ये पगड़ी उछालना, ये मुहावरा है ततारा वामिरो पाठ में। विष उगलना, आप कहते हैं ना वो उनकी भाषा में विष उगलती रहती हैं या विष उगलते रहते हैं, तो कटु वचन बोलना, ठीक है ना। आप लोग अपने जीवन में महसूस भी करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो विष उगलते रहते हैं। समाज से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। बेसिक समाज को अगर आपको पढ़ना है ना, तो मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल हिंदी और अरुणोदय पे अपलोड कर दी है, बहुत पहले का है, 2-3 महीने पहले का वो वीडियो है। उस पर जाकर के आप बहुत अच्छे से समाज को पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं समाज से, ठीक है ना, तो इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। समाज क्या होता है आपको पता है, संक्षेपीकरण, 2 या 2 से अधिक शब्दों के जब संक्षेपीकरण से बनने वाला जो नया शब्द होता है वो समास कहलाता है। और समास को के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। और समास विग्रह के पदों को एक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समस्त पद या समास कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न कैसे ऐसे भी बनते हैं, जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे गए उन प्रश्नों को लेकर के आए हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको देख करके जाना, नहीं तो आप गलतियां कर दोगे, कहोगे कि सर आपने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं था, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, इस बात पे ध्यान रखना है कि हमसे ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी मुझे ऐसे प्रश्न बताए जा चुके हैं। तो देखिएगा, तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मत समझो कि इसको देख करके ये तत्पुरुष समास है, ये बहुब्रीहि समास है, ये कर्मधारय समास है, ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछे जाते। पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास में, आपने पढ़ा है ना, तत्पुरुष समास में सभी समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद होते हैं, तो दोनों पदों की भूमिका स्पष्ट करनी है। तो आप लिखेंगे तत्पुरुष समास में पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक विभक्तियों का लोप होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, जो जैसे मैंने पढ़ाया ना उसी को लिख देना है बस। दूसरा देखिए, द्विगु समास की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। तो द्विगु समास की विशेषता यानी उसकी परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है वह द्विगु समास होता है। चौराहा देखिए, 4 राहों का समाहार, देखिए ये 4 है, संख्यावाची विशेषण है, ठीक है ना। समस्त पद के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया, उसको समास विग्रह कहते हैं। आप ध्यान से पढ़ लेना, समस्त पदों के सभी पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास विग्रह कहलाती है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा यहाँ पे, समस्त पद की रचना किन पदों से होती है। तो आपको पता है ना, समस्त पद में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। आराम से एग्जाम्पल से कर सकते हैं आप। नीलकमल में कर्मधारय समास है कैसे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए नीलकमल जो है, नीलकमल देखिएगा, नीलकमल यहां पे पूर्व पद और यहां पे उत्तर पद, एक होता है नीला, इसकी विशेषता है, विशेषण है, और ये क्या है, उत्तर पद, कमल क्या है, विशेष्य है। तो मैंने आपको बताया कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध बना रहा है। तो देखिएगा पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास होगा, मैंने बताया था आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है। तो आपको बताया था, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है पूर्व पद की प्रधानता होती है, आपको पता ही है। कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आपको पता है कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से संबंध होता है, और बहुव्रीहि उसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या एक पद दूसरे पद का विशेष्य है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। यही तो लिखना है बस। तो देखिए कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है यानी विशेष्य होता है, तथा पहला पद विशेषण का कार्य करता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। दोनों का उदाहरण भी लिख सकते हैं, एक नीलकमल लिख सकते हैं और एक नीलकंठ लिख सकते हैं, या दोनों नीलकंठ लिख सकते हैं, दोनों बात वही हुई। किस समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है। द्वंद्व समास की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। देखिएगा, तो द्वंद्व समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसका उदाहरण होगा माता पिता। इससे बढ़िया उदाहरण आपको कभी नहीं मिलेगा। ये अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। अनुचित में न्य तत्पुरुष समास
होता है कैसे? तो आपको पता है अनुचित यानी न उचित। अनुचित में अनु जो पहला शब्द है वो नकारात्मकता का बोध कराता है, इसका अर्थ होता है न उचित। इस समास का पहला पद हमेशा क्या होता है? नकारात्मक होता है। इसके लिए मेरा एक YouTube पे मेरा एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। नियत तत्पुरुष क्या होता है? अयोग्य, न योग्य, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट जो प्रश्न है, शिरोवेदना समस्त पद के लिए समास विग्रह क्या होगा? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है शिरोवेदना। शिरोवेदना यानी सिर में, वेदना मतलब कष्ट, सिर में वेदना आपको पता ही है, तत्पुरुष समास बता दोगे। अगर इसका आपने समास विग्रह कर लिया तो आपको पता ही हो जाएगा। शिरोवेदना का अर्थ है सिर में वेदना, ठीक है। तो ये आपके रहे, ये आपके कुछ जो व्याकरण से जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो प्रश्नों का एक संग्रह था। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, इस क्लास को अच्छे से पढ़ना, इस क्लास को बहुत ध्यान से समझ के जाना ना, तो आपको एक भी प्रश्न करने में व्याकरण से मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। बस इस वीडियो को देख लोगे ना और इस क्लास को अच्छे से मतलब माइंड से देखोगे, ऐसे नहीं कि मतलब बैठ करके कुछ भी करते रहें। आप आराम से रफ कॉपी लेकर के इस क्लास को देख लेना ना, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से कर लोगे। इसको आपको समास के लिए मेरे YouTube लिंक पे चले जाना। आपको पता ही है मेरा चैनल हिंदी अरुणोदय है, उसके चैनल पे चले जाना और जाकर के आप पदबंध पढ़ लेना। वहां पे मैंने समास पढ़ाया है बहुत बहुत अच्छे से, तो ये दोनों पढ़ लेना। मुहावरे और रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण का मैंने यहाँ पे एक छोटे से क्लास में मैंने आपको बता ही दिया, आप जाके पढ़ना। बाकी चीजें मैंने क्लास में बताई थी, तो आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने क्लास में पढ़ा नहीं था। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आप अच्छा करके आओगे, मुझे ये पूर्ण विश्वास है और ये अपने ऊपर विश्वास है कि आप अच्छा करोगे। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।